दिस इज़ एपिसोड 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने सेक्शन 91 किया था, सेक्शन 92 किया था, और सेक्शन 92 के बाद जो सेक्शन 92 की एक्सेप्शंस हैं वो हमने शुरू कर दी थी, और उसमें हमने एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2 और एक्सेप्शन 3 ये तीनों कर लिए थे। अब हम जो इसकी बची हुई एक्सेप्शंस है, इसमें टोटल 6 एक्सेप्शंस आती हैं, तो आज हम एक्सेप्शन 4, 5 और 6 करेंगे। तो ये एक्सेप्शन जो दी गई हैं प्रोविजोज की फॉर्म में दी गई हैं, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद प्रोविजो 4 टुडे। तो सबसे पहले प्रोविजो 4 के इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं कि क्या है। प्रोविजो 4 का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन जो कि राइटिंग में है। तो कुल मिला के वही है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन को हमने लिखित फॉर्म में हम उसे ले आए हैं, दैट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। ये डॉक्यूमेंट के बाद देयर इज अ डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट। सो यू हैव टू नोटिस दी वर्ड्स डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट। अगर आपको ध्यान हो, जब हम प्रोविजो 2 में और प्रोविजो 3 में बात कर रहे थे तो हम इस्तेमाल कर रहे थे शब्द सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। इफ़ यू कैन रिकॉल, इनफैक्ट आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए एंड गो बैक टू योर नोट्स, अपने नोट्स में वापस जाइए और देखिए कि प्रोविजो 2 और प्रोविजो 3 में हम क्या शब्द यूज़ कर रहे थे। तो आप पाएंगे कि जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था वो था सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, और प्रोविजो 4 में दे आर यूजिंग डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये शब्द यहाँ पर क्यों यूज़ किए गए, प्रोविजो 4 में यूज़ किए गए वर्ड्स प्रोविजो 2 और 3 से अलग कैसे हैं, इनका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा, ये हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना नोटिस करके रखिए कि पहला इंग्रेडिएंट है कि द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन इज इन राइटिंग, एंड दूसरा है उस राइटिंग के बाद देयर इज अ डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट। चलिए आगे चलते हैं। ये जो और तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें आता है कि जो ये डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है, ये पहला जो रिटन अपना कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन था उसमें या तो कोई मॉडिफिकेशन करता है या उसको रिसेंड करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ओरल एविडेंस विल बी अलाउड। पहली कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, एक डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट जो रिटन डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट था उसमें या तो उसको रिसेंड करता हो या उसको मॉडिफाई करता हो। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो ओरल एविडेंस अलाउड होगा। लेकिन ये जनरल रूल है, ये प्रोविजो 4 में दिया गया जनरल रूल है। इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं वो हम देखते हैं। तो पहली एक्सेप्शन ये है कि इफ द लॉ रिक्वायर्स द CGD, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन टू बी इन राइटिंग। अगर मतलब इसको और फर्दर मैं एलैबोरेट करता हूँ कि अगर जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है या ग्रांट और डिस्पोजिशन है वो इस तरीके का है, मतलब उसका नेचर, उसकी कैटेगरी इस तरीके की है कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट बाय लॉ कि उसको आपको लिखित फॉर्म में ही करना है। लॉ ने क्लियर कर रखा है कि भाई ये लिखित फॉर्म में ही होगा, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लिखित फॉर्म में ही होगा। तो अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग, उस केस में आप डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट से अगर आपने कोई टर्म को मॉडिफाई कर दिया, रिसेंड कर दिया, तो उस ओरल एग्रीमेंट का आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते। दैट विल नॉट बी अलाउड टू बी प्रूव्ड इन कोर्ट। इसका सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए अगर लॉ ये चाहता है कि आप अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में लेके आएँ, तो ऑब्वियसली लॉ ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसमें कुछ बदलाव करते हैं, कुछ तब्दीली करते हैं, तो वो भी रिटन फॉर्म में होना चाहिए। नहीं तो ऐसे कैसे, मतलब कितना मिसयूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। मान लीजिए लॉ ने ये कहा कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को आपको रिटन फॉर्म में लेके आना है। आप उसे रिटन फॉर्म में ले आए, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, चालाकी दिखाते हुए आप उसको रिसेंड कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं ओरली। अगर यहाँ पर ऐसे डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट को अलाउ करने लग गए तो सोचिए एक तरीके से आपने लॉ को बाईपास कर दिया। आपने बेशक शुरुआत में रिटन डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन ओरल डॉक्यूमेंट बना के आपने उसमें मॉडिफिकेशन कर दी, उसे रिसेंड कर दिया। तो एक तरीके से आपने अपना एग्रीमेंट बदल दिया,
और जो बदला हुआ एग्रीमेंट है वो आप रिटन फॉर्म में लेकर नहीं आए, जबकि लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि रिटन फॉर्म में लेकर आए। इसलिए फंडा ये है कि अगर सीजीडी रिक्वायर्ड है कि वो रिटन फॉर्म में हो, तो उसके बाद कोई भी सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, रिसेंड करने के लिए, तो वो भी लिखित फॉर्म में होना चाहिए। इफ सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट विल बी अलाउड, दैट विल डिफीट द पर्पस ऑफ लॉ। अगर सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट हम लिखित फॉर्म में नहीं होने के बाद भी, ऑब्वियसली ओरल एग्रीमेंट लिखित फॉर्म में नहीं है, तो वो एक तरीके से लॉ को बाईपास कर देगा और लॉ का पर्पस डिफीट कर देगा। तो दिस वाज एक्सेप्शन 1। अब हम एक्सेप्शन 2 समझते हैं। एक्सेप्शन 2 ये कहता है कि अगर सीजीडी रजिस्टर्ड है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसे रजिस्टर करा लिया। अब रजिस्टर कराने के 2 रीज़न हो सकते हैं भाई, या तो उस रजिस्ट्रेशन की लॉ ने रिक्वायरमेंट दे रखी हो, लॉ क्लियरली ये कहता हो कि भैया ये इस तरीके का डॉक्यूमेंट, इस तरीके का सीजीडी रजिस्टर होना चाहिए, तो आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। या आपने लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन फिर आपने वॉलंटरी करवा लिया, चलो भाई इसको रजिस्ट्री करा लेते हैं टू बी मोर काइंड ऑफ श्योर कि हाँ चीज़ें हो गई हैं। तो चाहे आप लॉ की रिक्वायरमेंट के कारण आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो या आपने वॉलंटरीली करवाया हो, दोनों केसेस में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उसके बाद कोई भी अगर आप ओरल एग्रीमेंट करते हैं, सब्सिक्वेंट डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट करते हैं टू रिसेंड और मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल रिटन और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, तो फिर दैट विल नॉट बी अलाउड। सो दीज आर दी 2 एक्सेप्शंस। मैं रिपीट करता हूं, पहले 3 इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट होने के बाद यस, डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट के एविडेंस को हम दे सकते हैं, दैट विल बी अलाउड, ओरल एग्रीमेंट प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इसके भी 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि इफ द लॉ रिक्वायर्स द सीजीडी टू बी इन राइटिंग, तो उसका ओरल एग्रीमेंट जो बाद में किया गया है वो अलाउ नहीं होगा। और दूसरा, इफ द डॉक्यूमेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे रिक्वायर्ड बाय लॉ हो। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रोविजो 4 क्या कहता है, मतलब वो किस तरीके से एक्सेप्शन देता है कि ओरल एग्रीमेंट भी अलाउड होंगे। लेकिन हमने प्रोविजो 2 भी देखा, प्रोविजो 3 भी देखा और हम प्रोविजो 4 कर रहे हैं। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रोविजो 2, 3 और 4 में अंतर क्या है। जैसा मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में भी आपको बोला था कि आपको वर्ड्स को ऑब्जर्व करना है। जैसे हमने नोटिस किया कि 2 और 3 में, प्रोविजो 2 और 3 में जो शब्दों का उपयोग था वो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट था, लेकिन वहीं पर प्रोविजो 4 में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो है डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट। तो हमें एक एक वर्ड को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टिंक्ट क्या है। डिस्टिंक्ट इज कि जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन था, जो पहले सीजीडी हुआ है, वो कंप्लीट हो चुका है और उसके कंप्लीट के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद एक अलग से ओरल एग्रीमेंट हुआ। चलिए ठीक है, अब सब्सिक्वेंट के मतलब को समझते हैं। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? बाद में, मतलब ओरल रिटन एग्रीमेंट होने के बाद में एक अलग से ओरल एग्रीमेंट हुआ। तो जो सेपरेट शब्द हम प्रोविजो 2 और प्रोविजो 3 में यूज कर रहे थे, सेपरेट हो सकता है कि साथ के साथ भी हो, लेकिन प्रोविजो 4 में ये क्लियर कर दिया कि भाई पहले एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है, समथिंग हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, और उसके बाद में देयर इज अ ओरल एग्रीमेंट। और दूसरा शब्द मैंने जैसे बताया कि क्या शब्द यूज किया गया, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट शब्द यूज करने का मतलब ये है कि ये जो पहला रिटन एग्रीमेंट था वो कंप्लीट होने के बाद ट्रांजैक्शन हो चुका है, डॉक्यूमेंट बन चुका है, उनके साइन हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, और उससे अलग वो एक ओरल एग्रीमेंट बनाए। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब टोटल इन 2 शब्दों का क्या इफेक्ट निकलेगा वो देखते हैं। तो इनका टोटल इफेक्ट ये निकलता है कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड होने के बाद, जब ये पहला जो डॉक्यूमेंटेशन था ये कंप्लीटली हो चुका है, उसके बाद फ्रेश नेगोशिएशन होती हैं, सब्सिक्वेंट फ्रेश नेगोशिएशन होती हैं, और उस फ्रेश नेगोशिएशन पे एक ओरल एग्रीमेंट बनता है जो कि रिटन एग्रीमेंट को रिसेंड करता है या उसकी टर्म्स को किसी को रिसेंड करता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ए और बी है, ए और बी ने मिलके एक एग्रीमेंट किया, उसको रिटन फॉर्म में लेके आए, दोनों के सिग्नेचर्स हो गए। दोनों के सिग्नेचर्स जैसे ही हो गए तो इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंप्लीट हो चुका है।
अब मान लीजिए इसके कंप्लीट होने के बाद ये एक ओरल एग्रीमेंट करते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, साइन हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, वो अपने आप में कंप्लीट है, द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। उसके बाद ये दोनों एक ओरल एग्रीमेंट करते हैं और ओरल एग्रीमेंट की जो टर्म्स हैं वो इस तरीके की हैं कि वो जो ओरिजिनल रिटर्न एग्रीमेंट था उनकी टर्म्स को वो या तो रिसेंड कर रही हैं या मॉडिफाई कर रही हैं। तो इसके जो डिफरेंस है उसको थोड़ा सा और एलेबोरेटली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रोविजो 2 पे चलते हैं हम दोबारा से। ये तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, क्योंकि मतलब तभी हम एग्जैक्टली ये बता पाएंगे कि ये एक्सेप्शन प्रोविजो 2 में मिल रहा है या प्रोविजो 3 में मिल रहा है या प्रोविजो 4 में मिल रहा है, और काफ़ी सिमिलैरिटी हैं। तो अगर हम इनको पॉइंट वाइज पॉइंट डिफ्रेंशिएट करते चलेंगे तो अपना फंडा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली इनमें डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले प्रोविजो 2 को आप रिकॉल कीजिए। प्रोविजो 2 की रिक्वायरमेंट क्या थी कि भैया एक डॉक्यूमेंट तो है लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर साइलेंट है। दूसरी बात, जिस मुद्दे पर वो साइलेंट है उस मुद्दे पर एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है। तीसरी बात, वो जो सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है वो किसी भी तरीके से कोई रेसेशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एडिशन कर रहा है। एडिशन क्योंकि पहली वाली बात पर, पहले वाले मुद्दे पर जो ओरल एग्रीमेंट में मुद्दा तय हुआ है उस मुद्दे पर रिटन एग्रीमेंट साइलेंट था, तो किसी तरीके का कोई रिसेशन नहीं है तो क्या है, एडिशन है। एडिशन है तो इसका मतलब जो ओरल एग्रीमेंट है वो रिटन एग्रीमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं दोबारा से बोलता हूं कि जो ओरल एग्रीमेंट है वो रिटन एग्रीमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट रिटन एग्रीमेंट से कुछ छीन नहीं रहा है, इट्स नॉट चेंजिंग इट, वो उसमें ऐड कर रहा है। और ऐड क्या कर रहा है, एक ऐसी टर्म जो रिटन एग्रीमेंट में साइलेंट है, उस साइलेंट टर्म को लेके एक ओरल एग्रीमेंट हो गया कि यार चलो यार ये तो इसमें हम लिखना ही भूल गए, ये तो अपने को तय नहीं हुआ, चलो ये हम रिटर्न करने की बजाय अब कौन दोबारा से कागज बनाएगा, ओरल ही कर लेते हैं। तो उस तरीके का, तो इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो रिटर्न एग्रीमेंट में एक गैप रह गया था, उस पॉइंट के साइलेंट होने के कारण एक गैप रह गया था, तो ओरल एग्रीमेंट उस गैप को कंप्लीट करता है। प्रोविजो 2 की अगर हम बात करें, अब प्रोविजो 3 पे चलते हैं। प्रोविजो 3 में भी साइलेंस है, मतलब जो रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है वो साइलेंट है, लेकिन इस बार एक पर्टिकुलर बात कह दी गई कि वो कंडीशन प्रेसिडेंट पे साइलेंट है। जो प्रोविजो 2 था उसमें कुछ नहीं था, उसमें साइलेंस, सिर्फ साइलेंस था, तो वो किसी भी मुद्दे पे साइलेंस हो सकता है, किसी पॉइंट पे साइलेंस हो सकता है। लेकिन प्रोविजो 3 में ये क्लियर कहा गया कि जो रिटर्न एग्रीमेंट में जो साइलेंस है वो कंडीशन प्रेसिडेंट को लेकर है। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। तो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी वीडियो को रोकें और जाके पहले आप कंडीशन प्रेसिडेंट का जो एग्जाम्पल था उसको एक बार देखें और वो कैसे प्रोविजो 2 में रिलेवेंट है उसको एक बार समझने की कोशिश करें। चलिए, तो हमने कहा कि डॉक्यूमेंट साइलेंट है और वो साइलेंट है कंडीशन प्रेसिडेंट के मुद्दे पर, और उसी को लेके एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट बनाया गया ये बताने के लिए कि भैया ये कंडीशन प्रेसिडेंट है। इस केस में भी जो ओरिजिनल रिटर्न एग्रीमेंट था उससे कुछ छीना नहीं जा रहा है, देयर इज नो चेंज बीइंग मेड इन दैट, सिर्फ और सिर्फ एडिशन हो रही है किस चीज की, एक कंडीशन प्रेसिडेंट की। तो यहां पर भी क्या कर रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। और यहां पर भी अगर हम देखें तो क्या कर रहा है, वो गैप फिल कर रहा है कि भैया जो गैप रह गया था कि जो अपना रिटर्न एग्रीमेंट हुआ उसमें हमने कंडीशन प्रेसिडेंट तो डाली नहीं, उस पर वो साइलेंट है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, चलो भाई लिखित नहीं किया, ओरली कर लेते हैं। तो हमने एक ओरल एग्रीमेंट कर लिया जिसमें कि हमने कंडीशन प्रेसिडेंट को तय कर दिया। तो यहाँ पर भी जो ओरल एग्रीमेंट का जो पर्पज़ है वो रिटर्न एग्रीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने का है, उसमें कुछ ऐड करने का है और उसके गैप को फिल करने का है। रिटर्न एग्रीमेंट से कुछ भी छीना नहीं जा रहा है, कुछ भी हटाया नहीं जा रहा है, कुछ भी अलग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोविजो 4 पे। अब थोड़ा सा आप और ध्यान से सुनिएगा। प्रोविजो 4 जो कह रहा है, पहली बात तो यहाँ पर साइलेंस का कोई जिक्र ही नहीं है। जैसे प्रोविजो 2 और प्रोविजो 3 में तो जो बात हम ओरल एग्रीमेंट से जोड़ रहे थे वो साइलेंट थी, रिटर्न एग्रीमेंट वो थी नहीं, इसलिए हमने ओरल एग्रीमेंट किया।
लेकिन प्रोविजो 4 में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंस। रिटर्न एग्रीमेंट उस मुद्दे पर साइलेंट नहीं है, बल्कि हमने ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद एक सब्सिक्वेंट डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट हमने उसमें जोड़ दिया है। और जो जोड़ा है वो उसका इफेक्ट क्या है, जैसे हम इफेक्ट की बात करें तो भैया प्रोविजो 2 और प्रोविजो 3 में जो इफेक्ट था वो एडिशन का था, कॉम्प्लीमेंट करने का था, गैप फिल करने का था। लेकिन प्रोविजो 4 में ओरल एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या है? प्रोविजो 4 में ओरल एग्रीमेंट का इफेक्ट ये है कि वो उसके टर्म्स को रिसेंड कर रहा है या उसके टर्म्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये कुछ ऑपोजिट कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? 2 और 3 में वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, उसको कुछ और दे रहा था, लेकिन यहां पर वो उसे तब्दील कर रहा है, उसमें कुछ चेंज लेके आ रहा है। तो यहां पर क्या है? गैप फिल नहीं हो रहा है, या तो वो किसी टर्म को बदल रहा है या किसी टर्म को विड्रॉ कर रहा है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोविजो 2, प्रोविजो 3 एंड प्रोविजो 4। एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा और इसको साथ में लिख लीजिए कहीं पर, और वीडियो चलती रहेगी। और जैसे मैं एग्जाम्पल के आपको फैक्ट्स बोलूं तो आप उन फैक्ट्स को लिखिएगा, फिर वीडियो को पॉज कीजिएगा, सीधा आंसर पे मत जाइएगा जो आंसर मैं आपको बताऊंगा। एक्सरसाइज का तरीका ये है कि आप जितने भी मैं फैक्ट्स बताऊं आप लिख लीजिए और फिर वीडियो को पॉज कीजिए, 5 से 10 मिनट जितना भी लगे आप देखिए कि क्या इस पे कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद ही आप वीडियो के आंसर पर आइए, ताकि आपको क्लियर हो कि आप चीज़ को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं भी पकड़ पाए तो इट इज़ ओके, वी आर जस्ट इन दी लर्निंग फेज। तो अगर आप उसके आंसर को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन को वीडियो ऑन करके दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि कैसे फंडे को अप्लाई किया है। लेकिन शुरुआत में नोट डाउन दी फैक्ट्स एंड ट्राई एंड सॉल्व दी प्रॉब्लम। चलिए, तो सबसे पहले होता है क्या है कि ए और बी के बीच एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के हिसाब से ये कहा गया है कि ए बी को 1000 रुपये देगा 1 मार्च 1973 को, मतलब 1/3/1973 को उसको ए को बी को 1000 रुपये देने हैं। एट दी सेम टाइम, उसी समय उनका एक, ये तो रिटर्न एग्रीमेंट है जो पहले हुआ है, ए और बी का 1000 रुपये देने का जो एग्रीमेंट हुआ है 1/3/1973 को, वो रिटर्न एग्रीमेंट है। लेकिन उसी समय उनके बीच एक ओरल एग्रीमेंट होता है कि भाई 30 मार्च 1973 तक पैसे नहीं देने हैं। मतलब पहले में वो रिटर्न एग्रीमेंट में वो कह रहा है कि 1 मार्च 1973 को पैसे देने हैं, मतलब डेट स्पेसिफाइड है कि उस दिन देने हैं। लेकिन उसी समय एट द सेम टाइम वो एक दूसरा ओरल एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई 30 मार्च तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और ये बताइए क्या ये जो उनका ओरल एग्रीमेंट हुआ है, क्या ये ओरल एग्रीमेंट प्रूव किया जा सकता है? विल दी कोर्ट अलाउ दी ओरल एग्रीमेंट? मतलब ओरल एग्रीमेंट को प्रूव करने के लिए क्या कोर्ट अलाउ करेगा? सो अगेन स्टॉप द वीडियो, ट्राई एंड अप्लाई दी कॉन्सेप्ट और उसके बाद ही वीडियो को चालू कीजिएगा। इसमें मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, पहले आप ये देखिए कि क्या इस पर प्रोविजो 2 अप्लाई होता है। जो प्रोविजो 2 के जो फंडामेंटल्स थे वो इस पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि क्या इस पे प्रोविजो 4 अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो पॉज द वीडियो, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड देन कम बैक टू द सॉल्यूशन। तो प्रोविजो 2 अप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो प्रोविजो 2 का पहला इंग्रेडिएंट था, इंग्रेडिएंट वाइज चलते हैं कि भाई इज देयर अ सेपरेट ओरल एग्रीमेंट? हाँ यार, सेपरेट ओरल एग्रीमेंट तो हुआ है, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट कहता है कि 1 मार्च को देने हैं और उससे अलग एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट तो हुआ है। तो यस, देयर इज अ सेपरेट ओरल एग्रीमेंट। अगले इंग्रेडिएंट पे चलते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है कि इज द रिटर्न एग्रीमेंट साइलेंट ऑन द सब्जेक्ट? तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर नहीं इसलिए है क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा गया है कि 1 मार्च तक आपको पेमेंट, 1 मार्च को आपको पेमेंट करनी है। तो साइलेंट का हुआ? साइलेंट तो तब होता जब उन्होंने कोई डेट नहीं दी होती। उदाहरण के तौर पे साइलेंट का एक एग्जांपल देता हूं। ए और बी ने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में सिर्फ ये लिखा है कि ए ने बी के 1000 रुपये देने हैं,
लेकिन कब देने हैं, कब तक देने हैं, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो इस केस में साइलेंस है ना। जब उन्होंने डेट ही स्पेसिफाई कर दी कि भाई 1 मार्च को देने, तो फिर साइलेंस कहाँ बची। तीसरे इंग्रेडिएंट पे आते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट था कि क्या ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट में कोई इनकंसिस्टेंसी है। बिल्कुल है, क्लियर है। इनकंसिस्टेंसी कैसे है भाई, रिटन एग्रीमेंट में तो आप बोल रहे हो कि 1 मार्च को आपको पैसे देने हैं, और फिर ओरल एग्रीमेंट में बोल रहे हो कि 30 मार्च तक नहीं देने हैं, 30 मार्च तक आप मत देना पैसे। तो ये तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर भी नो। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो इंग्रेडिएंट्स थे प्रोविजो 2 के, वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। ना तो डॉक्यूमेंट साइलेंट है, और ना ही डॉक्यूमेंट साइलेंट भी नहीं है, और डॉक्यूमेंट में इनकंसिस्टेंसी भी है। तो कुल मिला के प्रोविजो 2 तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या प्रोविजो 4 अप्लाई होता है इस सिचुएशन में। तो आप इस प्रॉब्लम को जब ध्यान से देखेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो वर्बल एग्रीमेंट है, जो ओरल एग्रीमेंट हुआ है, वो डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है। अगेन दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट, डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट। तो अगर आपको प्रॉब्लम ध्यान हो तो मैंने बार बार एक बात कही थी, एट द सेम टाइम, उसी समय, जिस समय उनका रिटन डॉक्यूमेंट बना है, रिटन डॉक्यूमेंट उनका रिटन एग्रीमेंट हुआ है, उसी समय उन्होंने एक ओरल एग्रीमेंट कर लिया। तो ये तो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोविजो 4 वर्ड यूज करता है कि डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है। लेकिन यहां पर तो एट द सेम टाइम, मतलब मान लीजिए उन्होंने एग्रीमेंट किया, ए और बी ने एग्रीमेंट किया, और ए ने एग्रीमेंट में तय हुआ कि ए बी को 1000 रुपये देगा, और कब तक देगा, 1 मार्च तक देगा। अब ये इनका मान लीजिए डॉक्यूमेंट पूरा हो चुका है, सब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद वो एक ओरल एग्रीमेंट करें, और ओरल एग्रीमेंट में वो ये कहें कि साहब 30 मार्च तक पैसे नहीं देने हैं। तो ये बाद वाला जो सीन है ना, फिर प्रोविजो 2 पिक्चर में आ जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम का तो फंडा ही समझ में नहीं आता। मतलब आप एक बात बताइए, आप एक रिटन एग्रीमेंट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप एक ओरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, और वो दोनों आपस में रिसेंट कर रहा है, इनकंसिस्टेंसी है। बाद में फिर भी प्रोविजो 2 में आ जाएगा। आपने एक रिटन एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद अलग से एक ओरल एग्रीमेंट किया है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो एट द सेम टाइम थी। तो इसी तरीके से आपको ना प्रॉब्लम में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, हर वर्ड की एक रिलेवेंसी होती है। तो उस वर्ड के उन पर्टिकुलर वर्ड्स पे हो सकता है उस आंसर का जवाब, मतलब उस आंसर का रैशनैलिटी डिपेंडेंट हो। जैसे इस केस में एट द सेम टाइम पर डिपेंडेंट थी। तो क्योंकि ये एट द सेम टाइम हुआ है, और एट द सेम टाइम होने के कारण ये डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट नहीं, ओरल एग्रीमेंट नहीं है। ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि ये उसी समय हो गया, डिस्टिंक्ट इज समथिंग अलग से, और सब्सिक्वेंट नहीं है क्योंकि ये उसी समय हुआ है, बाद में नहीं हुआ। आ जाओ। नाउ वी कम टू प्रोविजो 5 ऑफ सेक्शन 92। तो प्रोविजो 5 के क्या कहता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमेशा की तरह कि एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज़ इन रिटन फॉर्म, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट है, मतलब जिस सब्जेक्ट पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जो जिस मुद्दे पर वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक कस्टम और यूसेज उस एरिया में चल रही है। मान लीजिए देयर इज अ प्लॉट ऑफ लैंड, तो सब्जेक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट का प्लॉट ऑफ लैंड। उस प्लॉट ऑफ लैंड को लेके देयर इज अ कस्टम और यूसेज। किस तरीके से वो, अभी एग्जांपल जब मैं आपको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग देयर इज अ कस्टम और यूसेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सॉरी। और उस कस्टम और यूसेज को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करते हैं तो भी ये माना जाता है वहाँ पर कि वो यूजुअली उसके साथ अनेक्स्ड होगी। दोबारा से बताता हूँ, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग एक कस्टम और यूसेज प्रेवलेंट है। उस कस्टम और यूसेज को अगर हम अपने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में नहीं भी लिखते हैं तो भी ये माना जाता है कि हाँ ये तो उसके साथ अनेक्स्ड है ही है, मतलब ये कस्टम और यूसेज तो रहेगा ही रहेगा।
अगर ऐसा होता है तो उस कस्टम और यूसेज का हम एविडेंस लेके आ सकते हैं, जबकि वो हमारे रिटर्न एग्रीमेंट में का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप ध्यान करें, हम सेक्शन 92 में जब सबसे पहले हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि सेक्शन 92 सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट जो आपका बना है, टर्म्स को जो आपने उसमें CGD में लिख दिया है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उसके एक्सेप्शंस कर रहे हैं, तो एक्सेप्शन 5 में ये कहा गया है कि अगर कोई कस्टम और यूसेज है तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। एंड देखिए, दोबारा से बोलता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में इस कस्टम या यूसेज को हमने एक्सप्रेसली नहीं लिखा था। उसके बावजूद भी सेक्शन 92 का प्रोविजन 5 ये हमें अलाउ करता है कि हम इस कस्टम और यूसेज को प्रूव कर सकें। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, अगर ये कस्टम और यूसेज कॉन्ट्रैक्ट की एक्सप्रेस प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट हो। पहली बात तो आपने कस्टम और यूसेज को लिखा नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, फिर भी हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं करेंगे जो रिटर्न टर्म से इनकंसिस्टेंट हो। अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा और 2 एग्जाम्पल से ही फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे दोबारा आ जाएंगे। अगर अभी आपको इंग्रेडिएंट समझ नहीं आए हैं तो पहले आप ये एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल समझने के बाद विल कम बैक टू द इंग्रेडिएंट्स अगेन। चलिए, पहला एग्जाम्पल ये है कि ए ने बी का घर खरीदा, मान लीजिए। तो जहां पर वो रहते हैं वहां पर एक कस्टमरी प्रैक्टिस है कि जो सर्कल रेट है वो तो आप चेक में देंगे, मतलब जितना सर्कल रेट है उसकी पेमेंट जो है वो आप चेक में देंगे और बाकी जितनी भी है वो कैश में देंगे। तो आप समझ, मतलब चलिए मैं बता देता हूँ सर्कल रेट क्या होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस डिस्ट्रिक्ट का सर्कल रेट अनाउंस करता है। सर्कल रेट का मतलब ये होता है कि भाई इस एरिया में जो ज़मीन है उसका मिनिमम रेट इतना तो है ही है। मान लीजिए आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में वो गांव वाइज सर्कल रेट अनाउंस कर देंगे। मान लीजिए आपके गांव में सर्कल रेट है 20 लाख पर एकड़, तो क्लियर कट बात यह है कि 20 लाख से नीचे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं, जो सर्कल रेट होता है उसका पर्पस होता है टैक्स से। जब हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जो हम सरकार को टैक्स देते हैं उसका पर्पस उससे है। तो मान लीजिए कि सर्कल रेट हम लेके क्यों आए, उसका भी फंडा समझ लीजिए। सर्कल रेट इसलिए लेके आइए, मान लीजिए आप 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अब जब आप 20 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको 20 लाख के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, उसका जो परसेंटेज है वो देना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने टैक्स से बचने के लिए दूसरी पार्टी को बोला कि भाई बेशक 20 लाख में कर ले सौदा, लेकिन टैक्स से बचने के लिए कागज ना 5 लाख के बनवा, ताकि मुझे टैक्स सिर्फ 5 लाख पे देना पड़े। तो दूसरी पार्टी बोली मेरा क्या जा रहा है, जब मुझे 20 लाख वो दे ही रहा है तो कागज बेशक 5 लाख के बन जाएं। तो इन्होंने 5 लाख के कागज बनाकर वो ज़मीन का ट्रांजैक्शन हो गया और इस तरीके से सरकार को जितना रेवेन्यू आना चाहिए था टैक्स के रूप में वो नहीं मिला। तो इस पर्पज़ के लिए सरकार सर्कल रेट तय कर देती है। अब मान लीजिए सरकार ने सर्कल रेट तय किया 20 लाख रुपए। अब ये क्लियर हो चुका है कि भाई चाहे आप खरीदो उसे 20 लाख का या खरीदो आप उसे 5 लाख का या 10 लाख का, आपको टैक्स देना पड़ेगा 20 लाख के हिसाब से, क्योंकि इस एरिया में मिनिमम रेट इतना है। आप ये बोलो जी मिनिमम रेट बेशक इतना हो, ये तो मिनिमम रेट आपके हिसाब से, ये आदमी इसको पैसे की ज़रूरत है और ये मुझे 10 लाख में बेचना चाह रहा है, तो मैं क्या करूं? तो फंडा ये भाई बेशक तू 10 लाख में ले ले, लेकिन टैक्स तेरे को 20 लाख के हिसाब से देना पड़ेगा। टैक्स की चोरी को बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर एरियाज़ में दिक्कत ये है कि जो सर्कल रेट है वो मार्केट रेट से काफ़ी नीचे है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र में 1 एकड़ ज़मीन आती है 80 लाख की, तो ये तो मार्केट रेट हो गया, मार्केट में कितने में अवेलेबल है, और सर्कल रेट है वहां का मान लीजिए 25 लाख रुपए। तो इसमें लोग क्या करते हैं टैक्स बचाने के लिए, वो ये घोषित नहीं करेंगे कि 80 लाख में उन्होंने ज़मीन ली है, वो जो सर्कल रेट है उसको प्राइस बता देंगे कि हमने तो जी 25 लाख में ली है। अब 25 लाख की पेमेंट तो हो जाएगी चेक में, क्योंकि इसके लिए तो टैक्स देना है, और बाकी जो आपकी पेमेंट बच गई लगभग 55 लाख वो आप कर देते हैं कैश में।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि ज़्यादातर दो इट इज़ इलीगल। और मैं एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि जो एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे रहा हूँ, यू डोंट यूज़ इट इन एनी एग्जाम, बिकॉज ये एक इलीगल एक्टिविटी हो रही है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको एग्ज़ाम में कोट मत कीजिएगा। तो चलिए अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। तो मैंने कहा कि एक घर लिया जा रहा है, ए बी से एक घर ले रहा है और उनके बीच तय हुआ है कि जो सर्कल रेट है उसका तो वो चेक में पेमेंट कर देगा। मान लीजिए वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 80 लाख मार्केट वैल्यू, 80 लाख का एक एकड़ है वो ले रहा है उससे। अब सर्कल रेट है 25 लाख। तो उसने कहा कि भाई जो सर्कल रेट का पैसा है वो तो मैं आपको चेक में दे दूंगा और जो बाकी अमाउंट बच गया लगभग 55 लाख वो मैं आपको कैश दे दूंगा। तो इस एरिया में ये कॉन्सेप्ट चलता है कि सर्कल रेट का पैसा आप चेक से दे दीजिए और बाकी आप कैश में दे दीजिए। मतलब वहां का कस्टमर यूसेज इस तरीके से प्रॉपर्टी को लेके चल रहा है। अब होता क्या है कि ये टर्म्स, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग इलीगल, आप सरकार का रेवेन्यू चोरी कर रहे हैं, तो आप ये एग्रीमेंट में नहीं लिखते हैं। आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि कितना पैसा कौन से मोड से दिया जाएगा, लेकिन वहां का ये कस्टमर यूसेज चला रहा है। मतलब हर आदमी जो भी ज़मीन लेता है वो इसी कस्टमर यूसेज का इस्तेमाल करते हुए लेता है। अब मान लीजिए उनका डिस्प्यूट हो जाए इस बात को लेके कि भाई उनके बीच ओरली क्या तय हुआ था, बिकॉज ये जो चेक और कैश का फंडा है ये तो ओरली तय हुआ था। तो जब डिस्प्यूट हो जाता है उनके बीच में, तो प्रोविजो 5 ये कहता है कि भैया आप कोर्ट में जाके ये प्रूव कर सकते हो कि साहब हमारे वहाँ तो कस्टम यही है कि इतनी पेमेंट चेक में और इतनी पेमेंट कैश में, मतलब सर्कल रेट की पेमेंट चेक में और बाकी पेमेंट कैश में। तो आप इस कस्टम को जाके प्रूव कर सकते हो। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट यूज दिस एग्जाम्पल इन द एग्जाम। इलीगल चीज़ है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया है। अदरवाइज ये एग्जाम में कोट करने के लिए या वैसे एग्जाम्पल ठीक नहीं है। चलिए अगले एक एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए ए ने बी से प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी का नाम है रामपुरा टी एस्टेट। अब रामपुरा टी एस्टेट उस क्षेत्र का बहुत जानी मानी प्रॉपर्टी है। वहाँ पर उस क्षेत्र के मान लीजिए वो टी एस्टेट है जहाँ पर मतलब चाय की बागवानी होती है, जहाँ पर और उस क्षेत्र के ज़्यादातर लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो सबको पता है कि रामपुर टी एस्टेट की बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक हैं। मतलब सबको पता है कि वो इतने एकड़ में है और वो यहाँ से यहाँ तक फैला है। ये रामपुर टी स्टॉल की बाउंड्रीज है, सबको पता है उस एरिया में, एवरीबडी नोज अबाउट इट। लेकिन जब ए और बी के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो एक मैप लगाते हैं और मैप में कुछ एरिया शेडेड है और कुछ एरिया शेडेड नहीं है। और उसमें क्लियरली लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट में कि जो मैप हम साथ में लगा रहे हैं उसमें जो शेडेड रीजन है, जो शेडेड रीजन है वो इस डील का हिस्सा नहीं है। जो अनमार्क्ड रीजन है, जिसको शेड नहीं किया गया, वही प्रॉपर्टी बेची जा रही है। ये क्लियरली उसमें लिखा गया है। लेकिन बाद में ए जाकर कोर्ट में कहता है कि साहब रामपुरा टी एस्टेट तो पूरा एरिया है, आप बेशक वहां पर किसी को भी बुला के पूछ लीजिए, वहां का जो लोकल आदमी किसी से बुला के पूछ लीजिए, वो आपको वहां का बता देगा कि वहां पर क्या सोच है। मतलब कस्टमर यूसेज के पर्सपेक्टिव से बता देगा कि रामपुरा टी एस्टेट कितना बड़ा है, आप किसी से ही पूछ लीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, प्रोविजो 5 तो हमें ये अलाउड करता है कि अगर कोई कस्टमर यूसेज है और वो उसी सब्जेक्ट पर है जिस सब्जेक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रामपुरा टी एस्टेट हो गया। इस पे कस्टमर यूसेज है जी, बिल्कुल है, आप बोल रहे हैं। और उस कस्टमर यूसेज को आपने रिटर्न एग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं किया। हाँ, उसके बारे में, कस्टमर यूसेज के बारे में तो कुछ कहा नहीं। और ये माना जाता है कि भाई रामपुरा टी एस्टेट इतना ही है, तो हम अब उस कस्टमर यूसेज को प्रूव करने के लिए वहां के किसी लोकल का एविडेंस करा लें। ठीक है, करा लेते हैं। तभी दूसरी पार्टी का वकील खड़ा होकर कहता है बी का, सर ठीक है, मान लिया प्रोविजो 5 में आता है, लेकिन प्रोविजो 5 की एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन है कि जो आपका कस्टमर यूसेज है वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या यहां पर इनकंसिस्टेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि पर्टिकुलरली एक मैप लगाया गया
मैप में एरिया शेडेड किया गया और क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया कि भैया शेडेड जो पार्ट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनमार्क्ड और अनशेडेड पार्ट को हम सेल कर रहे हैं। तो जो कस्टम और यूसेज बेसिक कुछ भी हो, वहां पर लोगों की सोच कुछ भी हो कि रामपुरा टी एस्टेट कितना बड़ा है या कहां तक है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कस्टम और यूसेज एक्सप्रेस जो हमारा एग्रीमेंट है उसकी एक्सप्रेस टर्म से इनकंसिस्टेंट हो गया, और जैसे इनकंसिस्टेंट हो गया प्रोविजो 5 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती एंड प्रोविजो 5 विल नॉट अप्लाई इन दिस केस। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, प्रोविजो 5 का एक और एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए ए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और इसका काम क्या है कि ये घर बना के देती है। बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया आप मेरे लिए एक घर बना के देंगे एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में। उस लोकेलिटी में आज से काफ़ी साल पहले वहाँ पर चोरी की घटनाएं होती थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक फंडा हो गया कि जो भी आउटर वॉल होगी प्रॉपर्टी की वो कम से कम भी 12 फीट होंगी। तो एक स्टैंडर्ड सा बनता चला गया। आप कोई भी वहाँ पर घर देखेंगे तो एग्जैक्ट 12 फीट की वहाँ पर चार दीवारी होती है। तो एक तरीके से उस एरिया का कस्टम या यूसेज है कि हर घर की चार दीवारी उतनी, मतलब 10 से 12 फीट जितना भी मैंने बोला उतनी होगी। अब हुआ क्या कि जब ए ने पोसेशन दिया बी को तो उसने चार दीवारी करा के नहीं दिया, लेकिन एग्रीमेंट में चार दीवारी का कोई जिक्र भी नहीं था कि चार दीवारी करानी है नहीं करानी। लेकिन वहां पर जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज दूसरी हैं या जितने भी वहां पर कंस्ट्रक्शन होते हैं, हर कंस्ट्रक्शन कंपनी जब भी किसी दूसरी पार्टी को पोसेशन देती है तो वो चार दीवारी करा के देती है। मतलब वो वहां पर प्रथा चली आ रही है कि आपको चार दीवारी करा के देनी ही देनी है। तो आप एक तरीके से देखें तो एक कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई। जो अपन ने प्रोविजो 3 में पढ़ा था कि कंडीशन प्रेसिडेंट जो हम बाद में ओरल एग्रीमेंट से जोड़ रहे थे, लेकिन यहां पर हमने ओरल एग्रीमेंट से नहीं जोड़ा। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि यहां पर कस्टम और यूसेज ही है कि आपको चार दीवारी तो करके देनी और इस हाइट की करके देनी है। इस केस में उसने चार दीवारी करके ही नहीं दी, बिल्कुल करके नहीं दी। अब जब ये मामला कोर्ट में गया तो बी कोर्ट को कहता है कि सर वहां का कस्टम और यूसेज है कि चार दीवारी करके देनी है। ये हमने एक्सप्रेस एग्रीमेंट में नहीं जोड़ा, लेकिन अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट में भी नहीं जोड़ते हैं तो भी उस क्षेत्र का ये कस्टम यूसेज है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं उसी एरिया के कुछ लोगों को एविडेंस के लिए बुलाना चाहता हूं। वो आके आपको स्टेटमेंट देके बता देंगे कि हाँ जी हमारे एरिया में कस्टम है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर घर बनाकर देती है तो वो चार दीवारी करके देगी। अब तीसरी चीज हमें चेक करनी है कि क्या कोई इनकंसिस्टेंसी है। एग्रीमेंट में तो कुछ कहा ही नहीं गया चार दीवारी को लेके। अगर चार दीवारी को लेके नहीं कहा गया तो कस्टम और यूसेज से लेके कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन यहीं पर मान लीजिए एग्रीमेंट में वो ये लिख देता कि भैया हम चार दीवारी बनाकर नहीं देंगे। अगर एग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिख देता कि हम चार दीवारी बनाकर नहीं देंगे, उस केस में एक्सप्रेस जो वर्ड्स यूज किए गए एग्रीमेंट में और जो यूसेज और कस्टम है उसके बीच में इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो इस केस में हम प्रोविजो 5 को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी एक्सप्रेसली नहीं कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रोविजो 5 विल अप्लाई और एविडेंस अलाउ किए जाएंगे ये प्रूव करने के लिए कि हाँ इस एरिया में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन के साथ आपको चार दीवारी बनाकर देनी है उस पर्टिकुलर हाइट की, और ये वहां पर प्रथा चली आ रही है। चलिए अब सेक्शन 6 करते हैं, सॉरी प्रोविजो 6 करते हैं सेक्शन 92 का। चलिए अब प्रोविजो 6 पे आते हैं। प्रोविजो 6 की सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपने को पहले उसका जो बेरेक्ट का लैंग्वेज है ना, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसका बेरेक्ट का लैंग्वेज पढ़िए कि क्या कहता है। मैं साथ के साथ पढ़ता हूँ, आप भी खोल लीजिए उसको। एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड which shows in what manner the language of the document is related to existing facts। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनती है, ध्यान से समझिएगा। ये कहना चाह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज में देयर इज सम एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, देयर इज अ डॉक्यूमेंट एंड इन द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट देयर इज सम एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी।
जिसके कारण ये क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। उस एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी के कारण, जो कि लैंग्वेज में है, डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज में अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी है, उस अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी के कारण ये नहीं पता चल पा रहा है क्लियरली कि पार्टीज की इंटेंशन क्या थी। तो पार्टीज की इंटेंशन को क्लेरिफाई करने के लिए हम सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के एविडेंस दे सकते हैं। अब सराउंडिंग सर्कमस्टेंस के एविडेंस देंगे तो ऑब्वियसली ओरल एविडेंसेस होंगे। तो इस तरीके से प्रोविजो 6 में भी ओरल एविडेंसेस को अलाउ कर दिया गया। अब मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा जिससे फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। ए बी को अपना लैंड देता है और कहता है कि मैं बी, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, मतलब लिखित में ये चीज़ें हो रही हैं कि आई एम गिविंग माई लैंड सिचुएटेड इन विलेज एफ टू बी विच इज़ अंडर माई कल्टिवेशन। मतलब मैं बी को अपना लैंड दे रहा हूँ जो कि विलेज एफ में सिचुएटेड है, और कौन सा लैंड दे रहा हूँ? जो कि मेरी कल्टिवेशन के अंडर है, मतलब जिसको मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, जो मेरे पोसेशन में। अब ये हो गया, लेकिन कल को मुद्दा ये उठेगा कि कौन सा लैंड, बिकॉज उसने तो सिर्फ ये बोला कि जो मेरी कल्टीवेशन के अंडर है। तो अब यहां पर क्लियरली नहीं पता चल पा रहा है, एक एम्बिग्विटी है। तो अब इट विल बी अलाउड फॉर बी टू प्रूव दैट उस समय, जिस समय ग्रांट दिया गया, उस समय ए के अंडर कितना लैंड था, उसकी पोसेशन में कितना था, कितना वो कल्टीवेट कर रहा था। जब तक हम यही नहीं प्रूव, अब देखिए उसने कहा कि मैं अपना लैंड दे रहा हूँ, कितना लैंड दे रहा हूँ, जो जिसको मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ, मतलब जो मेरे पोसेशन में है। अब डॉक्यूमेंट में तो कुछ नहीं लिखा गया, ना कोई मेजरमेंट है, ना कोई खसरा नंबर है, ना खतौनी है, कुछ भी नहीं है। मतलब देयर इज नो डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का मेजरमेंट कुछ भी नहीं दे रखा है। तो अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि जिस समय ये ग्रांट दी गई, जिस समय लैंड दिया गया, उस समय ए कितना और कौन सा लैंड कल्टीवेट कर रहा था विलेज एफ में। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा, हम कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड ही नहीं कर सकते। तो ये कहां से पता चलेगा? सर्कमस्टेंसेस, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। हम वहां के दूसरे जो खेत के लोग हैं उनकी गवाही करवाएंगे कि हाँ जी ये पर्टिकुलर खेत को ये कल्टीवेट करता था, गांव के और लोगों की करवाएंगे। तो इस तरीके से जो एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी थी उस कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी लैंग्वेज की, उसको दूर करने के लिए कि असलियत में ए की इंटेंशन क्या थी, ए कितना लैंड देना चाह रहा था, कौन सा लैंड देना चाह रहा था, वो क्लियर करने के लिए हमने सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के एविडेंसेस को अलाउ कर दिया, ओरल एविडेंसेस को अलाउ कर दिया। चलिए अब दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लीजिए ए है और ए अपनी विल के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम कर जाता है। उसने सिर्फ अपनी विल में लिखा है कि आफ्टर माई डेथ माई प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल माई चिल्ड्रन। अब उसने सिर्फ चिल्ड्रन लिख दिया, उसने नाम नहीं लिखा। तो देयर इज एम्बिग्विटी। जब तक आप ये प्रूव नहीं करेंगे कि उसके बच्चे कौन कौन हैं, या तो वो नाम लिखता टू माई चिल्ड्रन बी सी डी, तो क्लियर हो गया कि भाई बी सी डी को देके गया है। लेकिन उन्होंने लिख दिया टू माई चिल्ड्रन, टू ऑल माई चिल्ड्रन भी कर लीजिए, तब भी तो एग्जैक्टली क्लियरली प्रूव करना पड़ेगा नहीं कौन से बच्चों को मिलेगा। तो उस समय इस चीज के ओरल एविडेंस, सराउंडिंग एविडेंसेस अलाउ किए जाएंगे ये प्रूव करने के लिए कि जिस समय ये विल लिखी गई थी या जिस समय उसकी डेथ हुई है, जिस समय उसकी डेथ हुई है उस समय उसके कौन कौन से बच्चे थे। तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि जब तक हम ये प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ चिल्ड्रन तो एम्बिगुअस हो गया ना, अनसर्टेन हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए ए ने बी को अपनी बिल्डिंग दे दी, उसमें सारी मेजरमेंट भी हैं कि भाई मेरी बिल्डिंग का पता ये है, दिस इज द एड्रेस ऑफ माय बिल्डिंग, ये मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे एक गोदाम है बेसमेंट में, उस गोदाम के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट में। अब सवाल ये उठता है, बी कोर्ट में गया कि भाई जो मैंने इससे बिल्डिंग खरीदी है, देयर इज अ मिस्टेक, इसने लीज पे दिया था, खरीदा नहीं था, इसने लीज पे दिया था। तो बी कोर्ट में जाके कहता है कि जो मुझे बिल्डिंग लीज पे मिली है दैट इंक्लूड्स द बेसमेंट ऑल्सो, क्योंकि बेसमेंट उसी के अंडर है।
तो अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि ए की इंटेंशन क्या थी, क्या वो बेसमेंट को देना चाहता था लीज पे या वो बेसमेंट को लीज पे नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गई ना, एम्बिग्विटी आ गई कि ए की इंटेंशन क्या थी, एंड देयर इज एन एम्बिग्विटी रिगार्डिंग दैट। तो अब ए की इंटेंशन बेसमेंट को भी लीज पे देना था या नहीं था, उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। अब सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस ये हैं कि जब ए ने बी को प्रॉपर्टी लीज पर दी, उस समय वो बेसमेंट, जो क्वेश्चन है इस मुद्दे का, वो बेसमेंट ऑलरेडी किसी और को लीज पे दे रखी थी। तो जब ऑलरेडी किसी को लीज पर दे रखी है तो इसका मतलब बी को तो लीज पे दे ही नहीं सकता। तो ये जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंस है, ये जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंस है कि जो बेसमेंट है वो ऑलरेडी लीज पे दिया गया है सी को, ये अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए की इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग को देना था, बेसमेंट को देना नहीं था। अब ये कैसे प्रूव होगा, हमें ओरल एविडेंस करवाने पड़ेंगे या सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के एविडेंस देने पड़ेंगे, या तो हमें वो व्यक्ति बुलाना पड़ेगा कोर्ट में जो ये बताए हाँ जी इसने मेरे को लीज पे दे रखी है, बेसमेंट लीज पे दे रखी है। तो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के एविडेंसेस अलाउड कर दिए। मैं दोबारा से ये चीज रिपीट करता हूं, अगर कोई भी एम्बिग्विटी या अनसर्टेनिटी है इन द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिससे हमें पार्टीज की रियल इंटेंशन का ही पता नहीं चल पा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय पार्टी किस चीज को लेके क्या सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, एग्जैक्टली क्या मतलब सब्जेक्ट था, तो वो इंटेंशन क्लियर करने के लिए हम सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस का एविडेंस अलाउ कर देते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। सिर्फ हमारा इसमें पर्पस क्या है कि पार्टीज की इंटेंशन क्लियर हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन नहीं है। देखिए दो चीज होती हैं, एक तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही अनसर्टेन हो, इसमें कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन नहीं है लेकिन कुछ टर्म अनसर्टेन है। अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी की जो हम बात कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन नहीं है, सिर्फ कुछ टर्म अनसर्टेन है। उदाहरण के तौर पे जो हमने 3 एग्जाम्पल किए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि भाई ए ने बी को प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ डाउट एक टर्म को लेकर है कि क्या बेसमेंट भी दी है। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अनसर्टेन, ओनली वन टर्म इज अनसर्टेन। पहले वाला एग्जाम्पल जिसमें ए ने बी को अपना लैंड दिया था और कहा था कि भाई जो मैं कल्टीवेट कर रहा हूं, अब ए ने बी को लैंड दिया या नहीं दिया इस पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, वो क्लियर है कि वो दिया है, भाई लैंड तो दिया है, लेकिन कौन सा लैंड दिया है, सिर्फ एक टर्म पर अनसर्टेनिटी है। दूसरा एग्जाम्पल हमने जो विल का किया था, इस बात पर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि ए ने विल में अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी, नो अनसर्टेनिटी इन दी कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक टर्म में अनसर्टेनिटी है कि कौन कौन से बच्चे। तो हमें ये चीज क्लियरली समझनी है, जो प्रोविजो 6 है वो डील करता है टर्म की अनसर्टेनिटी से, पूरा कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन नहीं है, क्योंकि अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही अनसर्टेन हो जाएगा तो वो सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वॉइड हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 29 एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए, मैं भी बता देता हूं लेकिन आप भी एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। सेक्शन 29 ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन है तो वो वॉइड होगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, मतलब उससे पता ही नहीं चल पा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट है क्या, वही नहीं पता चल पा रहा तो वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन प्रोविजो 6 के केस में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अनसर्टेन, ओनली अ टर्म इज अनसर्टेन, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। जो सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता है अनसर्टेनिटी की, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की अनसर्टेनिटी की बात करता है कि पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही अनसर्टेन हो गया, इसलिए अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर रहे हैं। लेकिन प्रोविजन 6 में कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन नहीं है, ओनली अ टर्म इज अनसर्टेन और एम्बिगुअस, और उस टर्म को प्रूव करने के लिए कि टर्म क्या थी, पार्टीज की इंटेंशन क्या थी, हम किसी भी सराउंडिंग सर्कमस्टेंस के एविडेंस को अलाउ कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, साइटेशन है SBI एंड अनदर वर्सेस मुल्ला सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह बात कही गई है कि जो प्रोविजो 6 है उसका अप्लाई करने का पर्पस, उसके एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ तब है जब पार्टीज की इंटेंशन में कोई एम्बिगिटी हो।
अगर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मतलब क्लियर, सब कुछ क्लियर है, तो भैया आप सराउंडिंग सर्कमस्टेंस के एविडेंस अलाउ नहीं करेंगे. इट इज ओनली फॉर क्लियरिंग द एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी इन द अबाउट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, फर्स्ट थिंग. और दूसरी बात, प्रोविजो 6 का इस्तेमाल सिर्फ इंटेंशन की अनसर्टेनिटी को दूर हटाना है, डिफरेंट इंटेंशन प्रूव करना नहीं है. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए वो जो एग्जाम्पल था कि ए ने अपनी विल में लिखा कि मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिल जाए. अब बच्चे कौन कौन से हैं, ये तो अनसर्टेनिटी है, समझ में आता है कि भैया बच्चे कौन कौन से हैं, ये प्रूव करो. हम सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से इस अनसर्टेनिटी को प्रूव कर सकते हैं, दैट इज अलाउड, ओके. लेकिन अगर कल को आप ये प्रूव करना चाहें कि भाई बच्चों को देने की इंटेंशन नहीं थी, उसकी इंटेंशन थी कि मिस्टर बी को भी दी जाए, मिस्टर सी को भी दी जाए, तो ये क्या हो रहा है, ये डिफरेंट इंटेंशन प्रूव करने की कोशिश है. इंटेंशन की एम्बिग्विटी को हटाना और डिफरेंट इंटेंशन प्रूव करना, ये दोनों अलग अलग चीज है. पहले केस में बच्चे कौन कौन है, ये सिर्फ इंटेंशन को क्लियर कर रहे हैं, उसकी एम्बिग्विटी को हटा रहे हैं. लेकिन अगर हम ये प्रूव करने की कोशिश करें, कोर्ट को बोलें कि साहब ये जो विल है इसमें लिखा गया है कि भाई बच्चों को मैं प्रॉपर्टी देके जा रहा हूं, पर ए की इंटेंशन ये नहीं थी, ए की इंटेंशन ये थी कि वो बी और सी को भी प्रॉपर्टी देके जाए, तो अब ये क्या करने की कोशिश की जा रही है, एक डिफरेंट इंटेंशन प्रूव करने की कोशिश की जा रही है. और अगर डिफरेंट इंटेंशन प्रूव करने की कोशिश की जाए तो कोर्ट किसी भी तरीके का सराउंडिंग सर्कमस्टेंस अलाउ नहीं करेगा. ये बात सीबीआई एंड अनदर वर्सेस मुल्ला सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड 2006 सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली कही गई थी. तो मैं रिपीट करता हूं, ओनली एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन को प्रूव करने के लिए सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस के एविडेंसेस को अलाउ किया जाएगा. इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू प्रूव डिफरेंट इंटेंशन, देन प्रोविजो 6 विल नॉट कम इन द पिक्चर एंड द कोर्ट विल नॉट अलाउ any evidences of the surrounding circumstances. तो इससे हमारा सेक्शन 92 के सारे प्रोविजोज कवर हो चुके हैं, लेकिन साथ ही हमें सेक्शन 141 भी यहीं पे कर लेना चाहिए, बिकॉज हम हर प्रोविजन को इंटरलिंक करते हुए चल रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सेक्शन 144 पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए वो क्या कह रहा है. मैं बताता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आपको कितना समझ में आता है. एक थिंकिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है लॉ में. तो आप एक बार उसको रोकिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रहा है. उसके बाद समझने के बाद वीडियो को दोबारा प्ले कीजिएगा और मैं बताता हूँ कि 144 क्या कह रहा है, उसका यहाँ पर रिलेवेंसी क्या है. सेक्शन 144 कहता है कि मान लीजिए एक ऐसी स्थिति कोर्ट में पैदा हो जाती है कि एक सूट है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके और एक विटनेस को बुलाया गया है और वो विटनेस ओरल टेस्टिमनी दे रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को लेके. मान लीजिए ए और बी के बीच एक केस है उनके किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और सी को ओरल एविडेंस के लिए बुलाया है बी ने. अब वो ओरल एविडेंस दे रहा है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या टर्म्स थी. तो ए के वकील सी से पूछते हैं सवाल कि भैया जो आप टर्म्स बता रहे हैं क्या उसको डॉक्यूमेंट किया गया था इन टर्म्स को. तो सी कहता है हाँ जी जनाब डॉक्यूमेंट किया गया था. तो वकील साहब कहते हैं ए के कि रुक जाइए, अगर डॉक्यूमेंट किया था तो भैया सेक्शन 91 अप्लाई होता है एंड आई ऑब्जेक्ट टू दिस कि ये टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ओरल एविडेंस नहीं दे सकता और जितने दिए हैं उसको एडमिसिबल आप नहीं करेंगे, क्योंकि 91 क्लियरली कहता है कि अगर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को डॉक्यूमेंट फॉर्म में रिड्यूस कर लिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके ही वो चीज़ प्रूव की जा सकती है, ऑब्वियसली अगर वो एक्सेप्शन में नहीं आती है. तो यहाँ पर 144 इज जस्ट अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 91 एंड 92, जहाँ पर गवाही के दौरान अगर वकील ये पूछता है या पार्टी ये पूछती है कि क्या ये टर्म्स जिसकी आप ओरल एविडेंस दे रहे हो क्या ये डॉक्यूमेंटेड था, और वो कह देता है हाँ ये डॉक्यूमेंटेड था, तो वहीं पर उसको ओरल एविडेंस देने से रोक दिया जाएगा. ये मतलब मैं एक प्रैक्टिकल आपको चीज़ बताता हूँ कि जनरली कहाँ पर इस्तेमाल होता है. देखिए जब अपन सीपीसी का एक प्रोविजन डिस्कस कर रहे थे प्रोहिबिशन का कि एविडेंसेस को अलाउ नहीं करेंगे, तो हमने किया था
कि प्लेंटिफ को जो भी उसके जिस पे वो रिलाई करना चाहता है एविडेंसेस और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको प्लेंट के साथ लगाने पड़ेंगे, डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट के साथ लगाने पड़ेंगे। फिर एक प्रोविज़न था कि जो भी आप ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इशू फ्रेम होने वाले दिन, मतलब इशू फ्रेम होने तक या उस टाइम तक लगाएंगे, उससे पहले लगाएंगे। तो मान लीजिए किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, अब एक पार्टी ने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, जब तक वो कोर्ट की परमिशन ना मिले वो डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकता, डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। अब वो क्या शातिरपना कर रहा है कि डॉक्यूमेंट तो वो ला नहीं सकता, अब उसने सोचा कि मैं ओरल एविडेंस दे देता हूं इसको लेके। अब वो ओरल एविडेंस दे रहा है, मतलब वो लॉ को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्यूमेंट वो ला नहीं सकता, टर्म्स को प्रूव कर नहीं सकता, तो उसने सोचा कि मैं ओरली कोर्ट को बता दूं, ओरली प्रूव करने की कोशिश करूं। तो यहां पर वकील साहब को विजिलेंट रहना पड़ेगा। अगर वकील साहब यहां पर विजिलेंट नहीं रहते हैं, अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो वो क्या करेगी पार्टी, वो ओरल एविडेंस देके चली जाएगी। और जो चीज वो नहीं कर सकता था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अलाउ नहीं किए, उसने उस टाइम जमा नहीं किया, तो जो वो चीज डायरेक्टली नहीं कर सकता था उसने ओरल एविडेंस से उन टर्म्स को प्रूव कर दिया, तो आपका केस नुकसान में आ जाएगा। तो यहां पर वकील को विजिलेंट रहना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए कि जिस चीज की ओरल एविडेंस दे रहा है क्या उस पर कोई बार तो नहीं था, और अगर बार था तो इसका मतलब ये इस चीज का नहीं दे सकता। तो वहां पर वकील को क्या करना है, उसको पूछना है कि क्या भाई ये रिटर्न फॉर्म में किया था तुमने टर्म्स को। अगर पार्टी कह देती है हाँ जी किया था, वहीं की वहीं उसको सेक्शन 91 92 का ऑब्जेक्शन लगा देना चाहिए। तो सेक्शन 144 का पर्पज ये है। तो आज की क्लास में हमने 92 कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हमने प्रोविजन 4, 5, 6 को डिटेल में किया और 91, 92 की इंटरलिंकिंग हमने समझी सेक्शन 144 से। अगली क्लास में वी विल बी डूइंग लेटेंट एंड पेटेंट एम्बिगुइटी, जो कि सेक्शन 93 से लेके 99 तक है। चलिए अगली क्लास एपिसोड 2 में मिलते हैं।